नमस्कार दोस्तों, जायसवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम और आप मिलकर कर रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी। और इस परीक्षा की तैयारी में मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ फिजिक्स, और उस फिजिक्स विषय में हम पहुँचे हुए हैं ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत वाले चैप्टर में, और जिसका आज आखिरी लेक्चर होगा। पिछले 3 लेक्चरों में मैं ऊर्जा के स्रोत, स्वरूप, ऊर्जा के सिद्धांत, ऊर्जा किन रूप से किस रूप में कन्वर्ट होता है, इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन देख चुके हैं। अब अपन के पास जो बचा है वो सिर्फ बचा हुआ है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या बचा है भाई? नाभिकीय ऊर्जा। जब हम कल पढ़ रहे थे तो हम परंपरागत और गैर परंपरागत, नवनीकृत, अनवनीकृत, अक्षय, क्षय, इन माध्यमों के माध्यम से हम ऊर्जा को बांट रहे थे। अब उस ऊर्जा में हम शुरू करने जा रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अब इस नाभिकीय ऊर्जा को जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि नाभिक क्या है। नाभिक क्या है? तो देखें, किसी भी तत्व के परमाणु के 3 हिस्से होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में 3 हिस्से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आ रहा बात समझ में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो देखिए कोई भी तत्व का परमाणु इन 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब देखें, ये परमाणु का नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक। और इस नाभिक में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर कक्ष में इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चक्कर। मेरी बात क्लियर है? किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्ष में चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, कक्ष का संख्या भी बढ़ते जाता है। अब हमको जानना है कि नाभिक है क्या। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक बनाएंगे तो नाभिक के अंतर्गत ये होगा, और ये नाभिक का द्रव्यमान है। जो जो चीज नाभिक में होगा वो नाभिक का द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाभिक का द्रव्यमान। और केमिस्ट्री में इसी नाभिकीय द्रव्यमान को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। जबकि जो सिर्फ प्रोटॉन है, क्या है? सिर्फ प्रोटॉन, उससे परमाणु क्रमांक निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाएगा? परमाणु क्रमांक। मेरी बात याद रखना, किसी भी तत्व का सिर्फ प्रोटॉन परमाणु क्रमांक निर्धारित करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। एक बात और, किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। मेरी बात क्लियर है? ये जनरल केमिस्ट्री है। 2 मिनट में एक परीक्षा में आया था, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से या नाभिक से। तो याद रखिएगा, निर्धारित होता है प्रोटॉन से। भले ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, पर निर्धारित
होता है का आप उत्तर होगा प्रोटॉन से। ठीक है, तो ये हो गया नाभिक, और नाभिक में जो जो चीज होगा उससे नाभिक का द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है। मेरी बात क्लियर? यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक चीज याद रख लेते हैं, छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को परीक्षा में पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉम्सन। कौन है जी? जे थॉम्सन। प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। कौन है? चैडविक। याद कर ले, सही जोड़ी बनाने के लिए आता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, जबकि न्यूट्रॉन का चैडविक। इस नाभिक के खोजकर्ता है, नाभिक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। कौन है भाई? रदरफोर्ड। नाभिक खोजा रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु का द्रव्यमान या नाभिक का द्रव्यमान निर्धारित होता है, जबकि क्रमांक निर्धारित होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। अब ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी तो नाभिक छोटा होगा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो नाभिक बड़ा होगा। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक के आकार को निर्धारित करते हैं। और हमारा टॉपिक का नाम है नाभिकीय ऊर्जा, तो हमको ये बेसिक चीज जानना जरूरी था। अब इस नाभिक से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। मेरी बात आप सभी को क्लियर है? और नाभिकीय ऊर्जा के रूप में यूरेनियम थ्योरियम का प्रयोग आज की तारीख में किया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं अब नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय क्रिया होगी, और ये नाभिकीय क्रिया दो रूपों में संपन्न होता है। एक होगा नाभिकीय संलयन, और एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है भाई, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। संलयन हम देखे थे, तो मैं इसको शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं। नाभिकीय संलयन मतलब नाभिकों का जुड़ना, अर्थात जब दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के, दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हो। आ रहा बात समझ में? जब दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हो तो इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यही ऊर्जा हमारे नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका ठीक विपरीत, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तो इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और इस क्रिया में भी अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो फिर से समझ लें, क्योंकि अब हमारा जो पॉइंट है वो इन दोनों पे डिपेंड होगा।
नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। दो हल्के नाभिक संयुक्त होंगे माने जुड़ेंगे तो एक भारी नाभिक का निर्माण होगा, ऊर्जा मिलेगा। एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों के रूप में आ जाएंगे और वहां पे भी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और दोनों ही क्रियाओं में, चाहे वो नाभिकीय संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और ये ऊर्जा अपार ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है। और यह डिपेंड करता है कि हम इसका उपयोग किन रूपों में करते आ रहे हैं। तो चलिए नाभिकीय संलयन में देखते हैं कि नाभिकीय संलयन में होता क्या है। नाभिकीय संलयन में देखिए, अभी मैं बताया हूं जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किसका परिणाम है। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न हुआ, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 दूसरे हाइड्रोजन से संयुक्त हुआ जिसका परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार 1 संयुक्त हुआ, बनाया ड्यूटेरियम और ये हो गया 1s2। क्या है भाई? ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। फिर से ड्यूटेरियम के दो नाभिक, ड्यूटेरियम के दो नाभिक आपस में संयुक्त होंगे और बनाएगा हीलियम। ड्यूटेरियम के दो नाभिक आपस में संयुक्त करके बनाते हैं हीलियम और इस क्रिया में अपार ऊर्जा की प्राप्ति होगी और यही ऊर्जा हमारे काम का है। और इस ऊर्जा से सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का स्रोत है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, यह काम करता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना नाभिकीय संलयन। शब्द को ध्यान देना, परमाणु बम नहीं बोला है, न्यूक्लियर बम नहीं बोलता, यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोजन बम। और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। मेरी बात क्लियर? नाभिकीय संलयन के बाद नाभिकीय विखंडन की बात हम करने जाएंगे। नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन की परिभाषा आप सब जान चुके हैं। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं और ऊर्जा का प्राप्ति हमको होता है तो ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। अब देखें, ये दो रूपों में प्राप्त होता है। इसके लिए प्रयोग होता है यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, याद रखना इसके बारे में। यूरेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ होप, अर्थात आशा की धातु। हमारा आशा कल पे यूरेनियम पे टिका है और यूरेनियम, इसके साथ साथ एक होता है थोरियम। मेरी बात क्लियर? अब यूरेनियम का नाभिक होगा, एक 92 यूरेनियम 235 होगा, अर्थात यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 235। मेरी बात क्लियर है? तो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है नाभिकीय विखंडन में।
एक और है थोरियम। अब जो यूरेनियम और थोरियम जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की संभावनाएं बनती हैं और इन जगह से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये डिपेंड करता है कि ऊर्जा हम किन रूपों में प्राप्त करें। अब इसके लिए जिस यूरेनियम का प्रयोग हम करते हैं 92 यूरेनियम 235, इस पे हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की बमबारी, न्यूट्रॉन की बमबारी। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होती है। मेरी बात समझना, मैं जो बताना जा रहा हूँ। यूरेनियम नाभिक और थोरियम का नाभिक नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयुक्त होगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 235 होगा। मेटल ऑफ होप की संज्ञा यूरेनियम को प्राप्त है क्योंकि भविष्य इस पर टिका है। जहां जहां यूरेनियम के भंडार पाए जाएंगे वहां पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। एक का परमाणु क्रमांक 56, एक का 36 और ये 92 टूट जाता है और हमको 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से किसी यूरेनियम को तोड़ देते हैं और फिर से ये श्रृंखला चलती है और फिर से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। ये न्यूट्रॉन फिर से 3 9 को तोड़ देंगे और ये एक श्रृंखला चलते जाती है। तो इससे 2 चीजें बन जाती है, एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। इसीलिए इसको श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉनों का मिलना बंद नहीं होता है। न्यूट्रॉन मिलते ही रहेंगे क्योंकि जो न्यूट्रॉन मिलेगा वो फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, फिर से न्यूट्रॉन मिलेगा, ये श्रृंखला चलते रहती है। इसलिए इसको श्रृंखला अभिक्रिया या अंग्रेजी में चेन रिएक्शन कह देते हैं। आ रहा बात समझ में? तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम थोरियम का प्रयोग होगा। मेटल ऑफ होप कहा जाएगा। यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति होगी। अब जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो 2 भागों में बटेगा, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। अर्थात एक को यंत्र की सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक कंट्रोल नहीं होता। तो जो कंट्रोल नहीं होता उसे हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और जो कंट्रोल होगा उसे अपन कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मेरी बात क्लियर? बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मिटा रहा हूं। देखें, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। अब जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो 2 भाग में होगा, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जहां पे हमको न्यूट्रॉन मिलना बंद हो जाए वो कहलाएगा नियंत्रित और जहां पे ना मिले वो कहलाता है अनियंत्रित। अर्थात न्यूट्रॉन लगातार मिलता रहे, ठीक, कंट्रोल ना हो। यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटे, 3 न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन फिर से किसी यूरेनियम को तोड़ेंगे और ये श्रृंखला चलते रहे और इसी श्रृंखला पर चलता है परमाणु बम। किस पे? परमाणु बम। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम किस पर कार्य करता है तो सबसे पहली बात तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है और उस नाभिकीय विखंडन में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं।
और नाभिक जो नियंत्रित है उसके लिए फर्मी नामक एक वैज्ञानिक था, और इस फर्मी नामक वैज्ञानिक ने निर्माण किया नाभिकीय रिएक्टर का। किसका? नाभिकीय रिएक्टर का। फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया और इस नाभिकीय रिएक्टर के अंतर्गत नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई और एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जिसके अंतर्गत न्यूट्रॉनों की प्राप्ति को कंट्रोल किया जा सके और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से, इस नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को संपन्न कराया गया और यहाँ से नाभिकीय विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा। नाभिकीय विद्युत, और यहीं से नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। जैसे भारत में एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जल में देखिए एनएचपीसी है, वैसी एक संस्था है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। अर्थात भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के स्थापना के लिए, उनके विकास के लिए जो संस्था काम करती है उसे कहा जाता है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखें छत्तीसगढ़ ही पावर को लेकर के बनी हुई संस्था है सीएसईबी, जो बदल के सीएसपीडीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ट्रांसमिशन लिमिटेड और एक जनरेशन लिमिटेड, 3 भागों में सीएसईबी बढ़ चुका है। ठीक उसी प्रकार जो विद्युत उत्पादन को लेकर के संस्था है, थर्मल के लिए एनटीपीसी, हाइड्रो के लिए एनएचपीसी, न्यूक्लियर के लिए एनपीसीआईएल। आ रहा बात समझ में? क्योंकि आप साइंस विषय पढ़ रहे हैं तो साइंस विषय के संस्थाओं के नाम को भी आपको याद होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है? चलिए, नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाती है और जहां जहां इनका भंडार पाया जाता है वहां नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की जाती है और यहाँ पे विद्युत उत्पादन की इकाई संचालित है। अब जो परमाणु बम है, अब वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है और ये वही परमाणु बम है जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराए थे। मेरी बात फिर से सुनना, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने गिराए थे, जिसके दुष्प्रभाव, जिसके परिणाम आज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड टाइप का है, अनियंत्रित, और जो परमाणु बम है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरी बात क्लियर? परीक्षाओं में ये प्रश्न भी देखने को मिलता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि नाभिकीय रिएक्टर में कैसे होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर अर्थात नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात हम करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक कौन था? फर्मी। हाँ जी, एक बताओ, परीक्षा में अगर विज्ञान का टॉपिक लिखा है और कोई चीज आता है तो उसके खोजकर्ता की पूछ लिया जाता है। अब ये नहीं बोलेगा कि खोजकर्ता कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, ठीक है, याद करना पड़ेगा। नाभिकीय रिएक्टर आया तो नाभिकीय रिएक्टर के हाइड्रोजन बम कौन बनाया, नाभिकीय बम कौन बनाया, ये आपको रटना है, ठीक है। वो आपको थोड़ा बहुत जीएस का पॉइंट है, थोड़ा होमवर्क में देते जाऊंगा और आपको थोड़ा बहुत सर्च कर करके रटना है, ठीक है। वो बहुत ही मैनर है जिसके पूछे जाने की संभावनाएं
5% है, पर हमको कहीं पे भी कोई रिस्क नहीं लेना है। आ रहा बात समझ में? नाभिकीय रिएक्टर फर्नी। नाभिकीय रिएक्टर एक बहुत बड़ी संरचना है जिसके अंतर्गत यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, यूरेनियम और थोरियम का जब अपन नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया करना चाहेंगे तो हमको चाहिए, तो सबसे पहली बात इस संरचना के अंतर्गत हमको न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना पड़ता है, ठीक है, फिर नियंत्रित किया जाता है। तो मंदक और नियंत्रक और फिर शीतलक, ये 4 प्रक्रिया से होकर ये 3 प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो हमको जो न्यूट्रॉन प्राप्त करते हैं उनके गति को मंद करने के लिए मंदक का इस्तेमाल किया जाता है और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अभी ये एसीएफ के पेपर में आया था, सीजीपीएससी एसीएफ संयुक्त वन सेवा परीक्षा में, कि मंदक के रूप में इस्तेमाल किसका किया जाता है, तो ग्रेफाइट। भारी जल किसको कहते हैं, तो भारी जल कहते हैं ड्यूटियो को, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसको कहेंगे भाई ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम थोरियम, मंदक ग्रेफाइट तथा भारी जल, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। नियंत्रक के रूप में हम उपयोग करते हैं कैडमियम एवं बोरान की क्षण का, कैडमियम एवं बोरान की क्षण का। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करते हैं, कैडमियम की और बोरान की। जबकि शीतलक अर्थात ठंडा करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल मतलब D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये फर्नी का नाभिकीय रिएक्टर का प्रोसेस है। नाभिकीय ईंधन, मंदक, नियंत्रक और शीतलक। रटते जाना है, थोड़ा बहुत रटने का काम तो रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में रटने, समझने और न्यूमेरिकल तीनों पे बात होती है। ठीक है भाई। इसके बाद मैं आप सभी को ये बता देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित हैं, जहाँ जहाँ नाभिकीय रिएक्टर स्थापित हैं, वहाँ वहाँ को याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं कि भारत के वो 7 जगह जहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर स्थापित हैं। चलिए, तो भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र, भारत में जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित हैं वो हैं, क्रम जरूरी नहीं है। पहला तारापुर, नरोरा, फिर है रावत भाठा, कैगा, कल्पगम, पुडनकुलम, कैगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लो, ये 7 जगह ऐसे हैं जहां भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है और जहां से हमको नाभिकीय विद्युत की प्राप्ति होती है। तारापुर, नरोरा, ये जगह है भाई, रटना है। तारापुर, नरोरा, रावत भाठा, कैगा, कल्पगम, पुडनकुलम और सॉरी 2 बार हो गया ना मैं। यहाँ पे लिखो काकरापारा, तभी तो बोला अच्छा लग रहा है। काकरापारा, ठीक है, गलती हो गई। तारापुर, नरोरा, रावत भाठा,
कैगा, कल्पग्गम, कुडनकुलम और काकरा पारा। भारत की ये 7 जगह जहां नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। तारापुर कहाँ है भाई? जब हम उन राज्यों को जानेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ये एक ऐसी जगह लग रहे हैं जब हम इसको कैसे याद करें, पर जब हम राज्यों को जान लेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन राज्यों में ये जगह हैं, तो वो राज्य के आधार पे वो याद हो जाता है, अपने आप पता नहीं चलता। तारापुर, तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। जबकि नरोरा है उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। कल्पग्गम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ है जी? कल्पग्गम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है। जबकि काकरापारा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो ये वो 7 जगह जहां भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है, जहां नाभिकीय रिएक्टर हैं और जिनके माध्यम से नाभिकीय विद्युत की प्राप्ति हो रही है, वो ये है। तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा यूपी, रावतभाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, कल्पग्गम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात। एक बात याद रखेंगे, ये कुडनकुलम नवीनतम है। नवीनतम है अर्थात इन 7 में कुडनकुलम नया है। अर्थात 7वां में कौन है? कुडनकुलम। और जो लेटेस्ट होता है वो करंट अफेयर का भी टॉपिक बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका पहला टॉपिक कवर होता है, क्या? ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। दूसरा टॉपिक हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।